In this video हम जो लिबरलिज्म है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इसे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम 18th सेंचुरी जो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने इसके बारे में लिखना स्टार्ट किया कि कैसे जो कंट्रीज के बीच में वॉर है कॉन्फ्लिक्ट है उसे एक हद तक ख़त्म कर सके, प्लस उनके बीच में जो कॉपरेशन है वो कैसे बढ़ा है। और इसी चीज़ को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो लिबरल्स हैं वो कहते क्या हैं, कि हमें क्या करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली देखेंगे कि जो लिबरलिज्म है उसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है। जो लिबरल्स थे दे बिलीव कि जो कंट्रीज के बीच में वॉर है और जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट वाज मेनली क्रिएटेड बाय अनडेमोक्रेटिक रिजीम अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्हें लगता था कि कई बार जो वॉरियर क्लास है जो रूलिंग क्लास है कई बार अपना पावर और वेल्थ बढ़ाने के लिए जो कंट्रीज हैं उसे वॉर में धकेल देती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसे वो न्यू टेरिटरीज को कॉन्कर करेंगे इससे इनकी पावर बढ़ेगी, इनसे इनकी वेल्थ बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो वॉर्स हैं वो गवर्नमेंट को एक मौका भी देती है कि जो टैक्स है वो रेज कर सके, बहुत सारे चेंजेस कर सके, प्लस जो जनता है जो सिटीजन है उस पर एक हद तक अपना कंट्रोल बढ़ाए। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कहा कि जो लोग हैं आम सिटीजन्स हैं वो बहुत ही पीस लविंग है, उनका नेचर उस तरीके का है, वो चाहते नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो। और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका उन्हीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो डिजीज़ है वॉर का उससे अगर हमें ट्रीट करना है उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट डेमोक्रेसी और दूसरा फ्री ट्रेड। जो लिबरल्स थे उनके लिए चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें जो रूलर्स हैं वो एक हद तक अकाउंटेबल हैं, प्लस जो जनता है उसके पास फ्री स्पीच है, सिविल लिबर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उससे एक हद तक रिस्पेक्ट की जाती है, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, एक डिवीजन ऑफ पावर है, उसकी वो सेम एपेटाइट नहीं होगी, चाहत नहीं होगी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वॉर के लिए। क्योंकि यहाँ जो अल्टीमेट कंसेंट है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो जनता के हाथ में है। और इन रियलिटी जो जनता है, वो चाहती नहीं है कि वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि उसका उन्हीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए जो लिबरल्स हैं, दे बिलीव कि अगर हमें पूरी दुनिया में अगर हमें पीस इस्टेब्लिश करना है, कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे करने हैं, कोऑपरेशन बढ़ाना है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पूरी दुनिया है, वो एक हद तक डेमोक्रेटिक हो। एंड इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उनके बीच में जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके चांसेस कम इसीलिए है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक हद तक रिस्पेक्ट है। क्योंकि दोनों भी कंट्रीज़ जो है, एक हद तक डेमोक्रेसी है, जहाँ अल्टीमेट अथॉरिटी लोगों के हाथ में है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज़ हैं, प्लस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक हद तक सेम है। मतलब वहाँ जुडिशरी है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, और इसीलिए कोई भी जो लीडर है उसे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस से गुजरना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। इस कारण से सबसे फर्स्ट अगर कोई लीडर वॉर में जाना चाहे भी उसे पब्लिक को पर्सुएड करना पड़ेगा, उसे जो कंट्रीज में एंटी वॉर ग्रुप्स हैं उन्हें पर्सुएड करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई डेमोक्रेसी है वहाँ सरप्राइज अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो भी एक हद तक कम है, क्योंकि जो लीडर्स हैं उन्हें बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। बट जो लिबरल्स हैं दे बिलीव कि इसके बाद भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, जो फाइटिंग है बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो एक हद तक ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इन्हें लगता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट है अगर कहीं डिक्टेटरशिप है वहाँ सेम टाइप के लॉज नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो लोगों के हाथों में नहीं है। और इसीलिए हमेशा ही जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है वो उस लेवल पे जो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट है उसे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमेशा ही एक जो चांस है कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर का, वो बना रहता है। इससे अगर आपको समझना है कि लिबरल्स कहना क्या चाह रहे हैं, इंडिया और जो नॉर्थ कोरिया है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उससे अगर कोई डिसीजन लेना है अल्टीमेट अथॉरिटी उसके हाथ में है, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है। बट इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन लेना चाहे, इन्हें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे लीडर से पूछना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए जो इंडिया है, जो नरेंद्र मोदी है, उन्हें अपनी कंट्री को वॉर में धकेलना उनके लिए एक हद तक ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर्स हैं, उनके लिए अपने डिसीजन को इम्पोज करना बहुत ही ईजी है। Another important thing was free trade and interdependency. इंटरडिपेंडेंसी मतलब जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो डिपेंडेंसी है,
वो एक हद तक बढ़े। क्योंकि जो लिबरल्स हैं, उन्हें लगता था कि जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार कंट्रीज़ के बीच में इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अगर अपना वेल्थ बढ़ाना है, उन्हें अपना पावर बढ़ाना है, इसका एक ही तरीका है, दैट इज़ कि कोई और जो स्टेट है, उसे कॉन्कर कर लेना, उसे जीत लेना और इससे इनकी वेल्थ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। बट इन्हें लगा कि जो फ्री ट्रेड है, एक बेहतर मैकेनिज़्म है, एक पीसफुल मैकेनिज़्म है, कि जो पूरी दुनिया है, वो एक हद तक प्रॉस्पेरस हो। जैसे कि जो कांत हैं, उन्होंने कहा कि जो अनहिंडर्ड कॉमर्स है, ट्रेड है बिटवीन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो एक हद तक उन्हें यूनाइट करेगी एक पीसफुल एंटरप्राइज में, जो कि ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। इसके साथ-साथ जो फ्री ट्रेड है, उस कारण से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोडक्टिव सेक्शन है पॉपुलेशन की, वो एक हद तक वेल्दी होगी, पावरफुल होगी, इन प्लेस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। इसके साथ-साथ जो लोगों का कॉन्टैक्ट है फ्री ट्रेड के कारण, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, उनका एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। के साथ-साथ जो पहले बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होती थी ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज़ लैंड, इसके जगह जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। अब जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, वो एक हद तक प्रॉस्पर्स हो सकती थी विथआउट कॉन्करिंग ईच अदर। ये अब कोई ज़ीरो सम गेम नहीं रहा कि एक अगर प्रॉस्पर्स होगा, तो कोई दूसरा जो है, वो डिसएडवांटेज वाले पोजीशन में होगा। एज़ लॉन्ग एज़ कि जो मटेरियल प्रोडक्शन है, वो फ्रीली एक्सचेंज हो। मतलब जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में, जो पॉपुलेशन है, उनके बीच में फ्री ट्रेड हो। इससे जो होल ह्यूमैनिटी है, वो एक हद तक प्रोग्रेस करेगी। इसके साथ-साथ जो ट्रेड है, कंट्रीज़ के बीच में एक डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा और इसके बाद जो सोसाइटीज़ हैं, जो नेशन हैं, उन्हें रियलाइज़ होगा कि अगर वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, इससे जो ट्रेड है, वो डिस्टर्ब्ड होगा और उस कारण से जो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इस पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसलिए जो इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट है, इस कारण से जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके जो चांसेस हैं, वो एक हद तक हम कम कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लिबरल्स आर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इंटरनेशनल हो, रीजनल हो, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसकी कई बार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अनार्किक है, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। और अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, तो कोई भी जो स्टेट है, वो किस टाइप के एक्शंस लेगा, उसे कोई रोक सकता नहीं है, उसे कोई प्रिवेंट कर नहीं सकता। जैसे अगर इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, इनके अंदर अगर आप इंटरनली देखें तो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ अगर कोई किसी के साथ गलत करना चाहे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रोकेगी। मतलब यहाँ एक हायरार्की है और उस कारण से जो स्टेट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम है, उसे एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर आप कंट्रीज़ के बीच में देखें, तो वहाँ अनार्की है और इसलिए एक भी जो स्टेट है, वो हमेशा ही अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए अल्टीमेटली खुद पे डिपेंडेंट है। वो किसी को ट्रस्ट कर नहीं सकता क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो फ्यूचर में कोई कंट्री है, वो क्या एक्शंस लेगा, क्या एक्शंस नहीं लेगा। और इस कारण से कई बार जो स्टेट्स हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होती है, कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसके साथ-साथ जो वर्ल्ड वॉर 1 है, उसका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो कई सारे लिबरल्स हैं उन पे। कई लोगों को जो लग रहा था कि जो फ्री ट्रेड है, उस कारण से जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वो कम कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, उसके बीच में अच्छी खासी ट्रेड थी। बट इसके बाद भी जो दोनों हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले गए और इसके बाद जो कई लोग हैं, उन्होंने जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में बात करनी स्टार्ट करी। एंड इसीलिए जो लिबरल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है, जो पीस है, वो हम जो बायलैटरल नेगोशिएशन है, प्लस जो बैलेंस ऑफ पावर है, इस पे नहीं छोड़ सकते। हमें इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल डोमेन में उस टाइप के रेगुलेशन चाहिए, जिससे हम जो डिस्प्यूट्स हैं, उसे एक हद तक एड्रेस कर सकें। प्लस इसके साथ-साथ कई बार अगर नॉन वायलेंट तरीके से जो डिस्प्यूट्स हों, वो सेटल नहीं हो, तो हमें एक फ़ोर्स भी चाहिए कि अगर कोई स्टेट गलत कर रहा है, उसे हम एक हद तक प्रिवेंट कर सकें। और इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको गल्फ़ वॉर ही दिखेगा। जब इराक ने सोचा कि वो जो कुवैत है, उसे इन्वेड करेगा, यूएन ने जो कुवैत है, उसके तरफ से जो इराक है, उस पे वॉर डिक्लेयर कर दी और उस कारण से जो कुवैत है, आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एक्सिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जो लिबरल्स हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूट्स लाइक यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वही इम्पोर्टेंट है। इनके लिए कोई अगर रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी हो, ईओ हो
और भी जो बहुत सारे हो ब्रिक्स हो, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कॉमन प्लेस है जहाँ जो स्टेट है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है। प्लस कई बार जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेडिटेटिंग रोल प्ले करती हैं स्टेट्स के बीच में। इसके साथ साथ ये जो कॉपरेशन है वो इनकरेज करती हैं स्टेट्स के बीच में, और कई बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक हद तक कम कर सकती है। इससे अल्टीमेटली जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके जो चांसेस हैं वो कम कर सकते हैं, और जो कॉपरेशन है स्टेट के बीच में एक हद तक ये बढ़ा सकते हैं। अनदर डायमेंशन ऑफ लिबरलिज्म इज ह्यूमन राइट्स, जो कई सारे लिबरल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दे बिलीव कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके लिए कोई चीज़ें गलत करना अगर गलत है, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है अगर वो गलत है, तो इवन जो स्टेट है वो भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर स्टेट भी, अगर कोई लीडर भी किसी इंसान के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ गलत करता है, उससे उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ दे बिलीव कि जो ह्यूमंस हैं, चाहे वो किसी नेशनैलिटी का हो, स्टेटस का हो, जेंडर का हो, रेस का हो, उन सब के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेनिफिट्स होती हैं, प्रोटेक्शन होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले तो राइट टू लाइफ हो गया। इसके साथ साथ बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं करना। अभी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में आएगी, जो हर एक जो इंसान है चाहे वो किसी भी जगह का हो, उससे एक हद तक मिलना चाहिए। और उसे चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई स्टेट हो, कोई लीडर हो, वो वायलेट नहीं कर सकता। एंड इस टाइप के जो लिबरल्स हैं, जो ह्यूमन राइट इंटरवेंशन है, उसे कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई स्टेट हो, अगर कोई लीडर हो, अपने सिटीजन्स के साथ और भी जो कोई पॉपुलेशन है, उसके साथ अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये जो लिबरल्स हैं, वो कहेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, कई बार कई सारे स्टेट्स को, कि वहाँ वो इंटरवीन करे, इससे ये चीज़ें रोके जा सके। जैसे अगर एग्जांपल ले आप, जो कैम्बोडिया को जब वियतनाम ने 1978 में इन्वेड किया, जिससे वहाँ जो पॉल पॉट की गवर्नमेंट है उसे एक हद तक ओवरथ्रो की जा सके, जिस कारण से वहाँ पे लाखों के आसपास लोग मारे गए थे। इस टाइप के जो लिबरल्स हैं वो एक हद तक इसे सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जब इराक का इन्वेजन हुआ बाय यूएसए, वो भी इसे वो एक हद तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इराक में जो सद्दाम हुसैन है उसने लाखों के आसपास जो कुर्द्स हैं, अभी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसकी हत्या की थी। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, और जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो कोई भी लीडर है उसे एक हद तक ट्रायल मिल सके, उसे एक हद तक के सपोर्ट करेंगे। अब जो लिबरलिज्म है उसका क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे फर्स्ट जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो सर्वाइवल का कंसर्न है, वो हमेशा ही जो इकोनॉमिक कंसर्न है उसे एक हद तक डोमिनेट करता है। जो लिबरल्स कहते हैं कि जो ट्रेड अगर होगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ेगी, इस कारण से जो कंट्रीज हैं उनके बीच में वॉर नहीं होगा। इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। और वो ब्रिटेन और जर्मनी का एग्जाम्पल देंगे वर्ल्ड वॉर वन के समय, जहाँ दोनों कंट्रीज के जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, ट्रेड्स अच्छे खासे थे, बट इवेंचुअली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले गए। इवन अगर आज भी देखिए आप, यूएसए हो, चाइना हो, इनके बीच में जो ट्रेड है 500 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, पर दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक राइवल है। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर ले, जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो हमेशा इसका मिसयूज करेंगे। जैसे जो यूएन है, क्या जो इराक का इन्वेजन है और यूएसए, क्या वो उसे रोक पाया? तो कोई भी जो पावरफुल स्टेट है उसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी रोक नहीं सकती। इसके साथ साथ जो बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उन्हीं के अगेंस्ट एक्ट कर पाती हैं जो स्मॉलर स्टेट हो, जो छोटे से लीडर्स हो। अगर यूएसए किसी के साथ कोई गलत करना चाहे, वहाँ के अगर लीडर्स ने कुछ गलत करी, तो क्या आप उन्हें पनिश कर सकते हैं? इन रियलिटी आप देखेंगे नहीं। जैसे सद्दाम हुसैन है, उसे पनिश किया गया, बट क्या जो जॉर्ज बुश ने अगर कुछ गलत किया, अब यूएसए के लीडर हो, रशिया के लीडर हो, चाइना के लीडर हो, उन्होंने अगर कुछ गलत किया, तो क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या उन्हें वो पनिश कर सकती है? ऐसा होगा नहीं। इसके साथ-साथ कई बार बहुत सारे लिबरल्स हैं, कई कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज़ कर देते हैं इन अ नेम ऑफ स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी। इसके अगेंस्ट भी है कई लोग। जैसे लिबिया में, सीरिया में जो यूएसए है, और वहाँ के जो बहुत सारे जो लिबरल एलीट ग्रुप्स हैं, उन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी फैलाने के चक्कर में, जो डिक्टेटरशिप है, उसे हटाने के चक्कर में इन कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज़ कर दी।
और इस कारण से जो यहाँ की पॉपुलेशन है अभी वर्स्ट कंडीशन में है। इसके बाद कई लोग इवन ये भी कहते हैं कि ये मानना कि जो डेमोक्रेसी है, उनके बीच में वॉर नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, उनके बीच में कोऑपरेशन होगा, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे यूएसए का एक एग्जांपल है, कोल्ड वॉर के समय उसने चिले में 1973 में उसने जो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, उसे सपोर्ट करी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसे ओवरथ्रो कर दिया। उसके बाद ईरान में भी 1953 में सेम चीज़ें करी। और अभी जो यूएसए है, उसने बहुत सारी जगह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसे हटा दी और जो डिक्टेटरशिप है, उसे सपोर्ट किया है। और इस कारण से कई लोग कहते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं अल्टीमेटली अपना इंटरेस्ट देखती है, ना वो डिक्टेटरशिप देखती हैं, ना वो डेमोक्रेसी देखती हैं।